के अंतर्गत चारों विषय का पहला अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं और आज भूगोल विषय के अंतर्गत हम दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। भूमि संसाधन हमारे प्राकृतिक संसाधनों में से सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है भूमि संसाधन। इसका उपयोग जो है वो कृषि के लिए, पशुपालन के लिए, व्यवसाय के लिए, उत्खनन के लिए, उद्योग के लिए, बसाहट के लिए आदि कई प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। भूमि किसकी है, इसका उपयोग उचित और न्यायसंगत और टिकाऊ कैसे हो, उसको हम हानि और हास्य से कैसे बचाएं, आज इस विषय पर हम अपने अध्ययन करेंगे। इस विषय पर अपनी समझ को हम विकसित करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भूमि का उपयोग। किसी भी देश या प्रदेश में मौजूद भूमि का विभिन्न तरीकों से उपयोग किया जाता है। किसी भाग पर खेती की जाती है तो कहीं पे उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं, तो कहीं पे कारखाने लगे हुए होते हैं, या फिर कुछ भाग जो है वो वनों से ढके हुए होते हैं। किसी देश या प्रदेश के लोग अपनी भूमि का किस तरह से उपयोग करते हैं वो अपनी तरीके से उपयोग करते हैं। कोई भी देश है या प्रदेश जो है वो अपनी भूमि का अपने तरीके से उपयोग करता है। यह उपयोग हमेशा एक जैसा नहीं होता है, ये समय के साथ साथ बदलता रहता है। भारत देश के बारे में हम पढ़ेंगे, हम अपने देश के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश में कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके आधार पर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, परंतु इसके मात्र 93% भाग का ही सर्वेक्षण हुआ है और इस पर ही भूमि का उपयोग, इतनी भूमि का ही उपयोग किया जाता है। हम इस तालिका के आधार पर देखेंगे, यहाँ पे 2 वर्षों की है, 1950-51 और 2010 और 11। 1950-51 में हमारे देश में जो भूमि का उपयोग होता था, वन भूमि 14%, उपवन जो है 7%, कृषि भूमि जो है 42% और अकृषि भूमि जो है 4%, पड़ती भूमि 10% और बंजर भूमि जो है 21%। और चराई भूमि जो है 1950 और 51 में ये थी मात्र 2%। और हम 2010 और 11 के आंकड़े के आधार पर देखेंगे, भूमि के उपयोग के आंकड़े के आधार पर देखेंगे तो वन भूमि 23% है, उपवन जो है वो 1% है, कृषि भूमि जो है 46% है, अकृषि भूमि जो है 9%, पड़ती भूमि जो है 8% और बंजर भूमि जो है 10%। और चराई भूमि जो है वो 2010-11 में बढ़कर के 2% से 3% हो गई है। यह हमारे देश के भूमि का उपयोग है। इन तालिकाओं के आधार पर हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि भूमि के उपयोग में समय के साथ साथ परिवर्तन भी आता है, बदलाव भी आता है। सबसे पहले हम देखेंगे भूमि उपयोग में वन भूमि के बारे में। वन भूमि जो है, जिस भूमि में वनस्पतियों की प्रचुरता पाई जाती है, वनस्पति का आवरण पाया जाता है, वो भूमि जो है वन भूमि के नाम से जानी जाती है, या फिर उसको हम वन भूमि कहते हैं। इस वन का उपयोग हम सब जानते हैं कि वनों का उपयोग जो है लकड़ी के लिए, कंदमूल, फल फूल और औषधियों के लिए, पशुचारण के लिए किया जाता है। भारत में विगत 7 वर्षों में वन भूमि जो है वो 14% से बढ़कर के 23% हो गई। 1970-71 के दौरान जो है ये भूमि 14 से 23% हो गई है और ये भूमि स्थिर है। मतलब 1970-71 से जो 23% थी वो आज भी 23% ही पाई जाती है। इस भूमि में वनों के बारे में हम देखेंगे कि वह भूमि जिसका उपयोग वनों के रूप में होता है, ये जरूरी नहीं है कि जितने प्रतिशत क्षेत्र है इसका उतने पूरे प्रतिशत, 23% क्षेत्र है तो पूरे 23% क्षेत्र में वनों का आवरण है। ये जरूरी नहीं है। 2010 में देश में 23% भूमि थी, लेकिन मात्र 19.05% क्षेत्र में ही वनों का आवरण था। उदाहरण के लिए
देखें कि वन भूमि जो है 23% है, लेकिन मात्र 19.05% क्षेत्र में ही वन पाए जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जितना वन का क्षेत्र है, वन के लिए जो क्षेत्र भूमि के उपयोग के अंतर्गत है, उतने पूरे क्षेत्र में वन पाया जाए। वनों से हमको लकड़ियां तो प्राप्त होती है, औषधियां तो प्राप्त होती है, लेकिन इसका बहुत अधिक जो महत्व है वो है पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में। वन जो है वो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो स्थिर रहती है एवं ऑक्सीजन का नवीनीकरण होते रहता है। ऑक्सीजन मानव और जंतुओं का श्वसन के लिए उपयोग में लाया जाता है, उनके श्वसन के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिरता से वायुमंडल का तापमान जो है वो स्थिर रहता है। वायुमंडल के तापमान को स्थिर रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिरता का होना जरूरी है और इस प्रकार वन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। वनों से वर्षा भी होती है। वन जो है भूमिगत जल को सुरक्षित रखने में, क्योंकि वनों की जड़ों के माध्यम से, पेड़ पौधों की जड़ों के माध्यम से पानी रिस करके धरातल के अंदर जाता है और जिससे हमको भूमिगत जल की प्राप्ति होती है। और वनों के नष्ट हो जाने से वन जो है जीव जंतुओं का निवास स्थान होते हैं। वनों के नष्ट हो जाने से जीव जंतुओं का, वनस्पतियों जो है वो समाप्त हो जाती हैं, उनका आवरण जो है वो समाप्त हो जाता है जीव जंतुओं का। पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से देश में कम से कम 23% भाग में वन का होना जरूरी है। 33% भाग में वन का होना जरूरी है, लेकिन हमारे देश में मात्र 23% भाग में ही वन का आवरण है। विभिन्न राज्यों में और हमारे देश में विभिन्न राज्यों में इसका प्रतिशत जो है या वन जो है एक बराबर मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, ये अलग अलग है, अलग अलग इनका प्रतिशत है। जैसे हमारा छत्तीसगढ़ जो है वहाँ वो उसका बहुत सा हिस्सा जो है वो वनों से आच्छादित है, वनों से ढका हुआ है। वन की अधिकता हमारे प्रदेश में पाई जाती है। हमारे देश में ये लगभग 41.75% जो हमारे प्रदेश की भूमि है उसके 41.75% क्षेत्र में वन का आवरण है। लेकिन हम उत्तर प्रदेश में देखें तो केवल 5.7% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। उड़ीसा में 31.3% क्षेत्र पे वन पाया जाता है और भारत में सबसे अधिक वनों का विस्तार जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, यहाँ पे वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पे 70 से लेकर के 80% क्षेत्र में वनों का विस्तार है। दूसरी भूमि हम देखेंगे उपवन। ये उपवन जो है इस वर्ग में ऐसी भूमि सम्मिलित की जाती है जिस पर बाग बगीचे लगे हुए होते हैं और यहाँ पे अनेक प्रकार के पेड़ होते हैं, चाहे वो आम के हो, इमली के हो। इस प्रकार से फलों के बगीचे को उपवन कहा जाता है जिसमें फल वगैरह प्राप्त होते हैं। भारत में पिछले 60 वर्षों में बगीचों के पेड़ों को काट करके कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है और ये प्रतिशत जो है इस कारण से विगत 60 वर्षों में इसका प्रतिशत जो है वो 7% से घट करके वो 1% हो गया है। दूसरा जो है वो है कृषि भूमि। हमारे देश में विशाल जो भूभाग है उस पर कृषि का कार्य किया जाता है बहुत, क्योंकि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। बहुत से लोगों को कृषि के द्वारा रोजगार मिलता है, हमको अनाज की प्राप्ति होती है और बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिनको कच्चा माल जो है वो कृषि के जरिए प्राप्त होता है। भारत में 50-51 में कृषि की भूमि जो थी वो मात्र 42% थी, जो कि बढ़ करके 2010-11 में ये हो गई है 46%। और कृषि की भूमि में कृषि की भूमि में विस्तार हुआ है, कृषि की भूमि में वृद्धि हुई है। ये जो वृद्धि है ये 70-71 के दशक में हुई और 70-71 के बाद से कृषि भूमि जो है वो स्थिर है, 46%
और इसी 46% भूमि में आज जो भारत में जो जनसंख्या इतनी अधिक है, चीन के बाद दूसरे नंबर पे भारत का स्थान आता है जनसंख्या की दृष्टि से, इसी 46% भूमि पे ही कृषि का कार्य किया जाता है। और ये कृषि का कार्य जो है सिंचाई के माध्यम से उन्हीं खेतों में 2 या 3 फसलें ली जाती हैं। और हमारे देश में सिंचित भूभाग भी बहुत अधिक मात्रा में नहीं है, मात्र 38.75% कृषि भूमि ही सिंचित है और उसी भूमि में ही 2 से 3 फसलें जो है वो ली जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे अकृषि भूमि। इसके अंतर्गत वो सारी जमीन गिनी जाती है जिस पर खेती नहीं की जाती है तथा गैर कृषि कार्य के लिए उसका उपयोग किया जाता है। जैसे वो क्षेत्र या तो हिमाच्छादित होंगे या पर्वतों से ढके हुए होंगे या मिट्टी के टीले होंगे या फिर मकान है, दुकान है या उद्योग है, सड़क है, रेल मार्ग है, बाजार है, खेल का मैदान है, तालाब है, नदियां हैं, ये सारी भूमि जो है वो अकृषि भूमि के अंतर्गत आती है। विगत वर्षों में औद्योगिकरण, नगरीकरण और यातायात के साधनों में वृद्धि हुई है, जिसके कारण से अकृषि भूमि का तेजी के साथ में विस्तार हो रहा है। भूमि का तेजी के साथ में विस्तार होने के कारण से राष्ट्रीय भूमि के उपयोग में 1950 और 2010 के बीच में इसका अनुपात जो है वो 4 से बढ़कर के 9% हो गया है। 4 से बढ़कर के वो 9% हो गया है। आज अकृषि कार्य में जैसे औद्योगिकरण है, नगरीकरण है इत्यादि में कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है या उसके अधिग्रहण की जाने की मांग की जा रही है। किस तरह की कृषि भूमि का उपयोग, इस तरह से कृषि भूमि का उपयोग जो है वो बदलता जा रहा है। किसानों को इसके लिए उचित मुआवजा दिया जाता है और उचित मुआवजा दे करके उनसे उनकी भूमि ले ली जाती है अकृषि कार्य करने के लिए। आज ये एक विवाद का विषय बना हुआ है, एक गहन चिंतन का विषय बना हुआ है। अगर उपजाऊ बहुफसलीय भूमि का उद्योग या अनाज उत्पादन करने के लिए ये उपयोग किया जाए तो खाद्य सुरक्षा पर और अनाज के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगर केवल कम उपजाऊ जमीन को ही इस तरह से काम में लिया जाना चाहिए, जो भूमि बहुत ज्यादा जिसमें उत्पादन नहीं होता है या जिस मिट्टी की उर्वरता क्षमता कम होती है, वैसे भूमि को ही अकृषि कार्य में सम्मिलित किया जाना चाहिए। नहीं तो जो हमारे खाद्य सुरक्षा है उस पर और खाद्य अनाज उत्पादन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः केवल कम उपजाऊ भूमि को ही इसमें हमको शामिल किया जाना चाहिए। किसानों को उनकी जमीन के बदले में किस तरीके से मुआवजा दिया जाना चाहिए, इस पर भी आज विवाद चल रहा है, क्योंकि जो कृषि भूमि होती है, जो किसानों की कृषि भूमि होती है, उनको मुआवजा कृषि भूमि के आधार पर ही दिया जाता है, जबकि जो दूसरे कार्य में उपयोग में लाई जाती है भूमि, तो उसका मूल्य जो है वो बदल जाता है। अगर मान लो उद्योग के लिए या आवास के लिए उस भूमि का उपयोग किया जाएगा तो उस भूमि के मूल्य में भी परिवर्तन आता है, लेकिन उनको उस भूमि के आधार पर मुआवजा नहीं मिलता है, उनको कृषि भूमि के आधार पर ही मुआवजा दिया जाता है। इससे हमारे किसान को अपने जमीन के बढ़े हुए मूल्य का फायदा नहीं मिल पाता है। इसके बाद हम देखेंगे परती भूमि। परती भूमि उस भूमि को कहते हैं जिस भूमि को अक्सर किसान जो है उर्वरता क्षमता बढ़ाने के लिए 1 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ देते हैं, उस भूमि को परती भूमि कहते हैं। उर्वरता को पुनः स्थापित करने के लिए उसको 1-2 वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता है। परती भूमि भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है वर्तमान परती भूमि और दूसरा जो है वो है पुरानी परती भूमि। वर्तमान परती भूमि जिस भूमि को 1 वर्ष के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उस पर कृषि का कार्य नहीं किया जाता है, वो कहलाता है वर्तमान परती भूमि। और जो 2-3 वर्षों से खाली पड़ी हुई होती है, कृषि का कार्य जिसमें नहीं हो रहा है, कृषि योग्य भूमि है लेकिन कृषि का कार्य नहीं हो रहा है, तो
3-4 वर्षों के बाद उसकी उर्वरता क्षमता जो है वो समाप्त होती जाती है और वो फिर बंजर भूमि में परिवर्तित होती जाती है। तो ये जो है जो 1 वर्ष के लिए छोड़ी जाती है उसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है। ह्यूमस की मात्रा बढ़ने के कारण से मिट्टी की उर्वरता क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। पुरानी प्रति अधिक वर्षों तक छोड़ देने के बाद वो बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाती है। भारत में लगभग 8% जमीन जो है वो परती भूमि के अंतर्गत आती है। पहले इसका प्रतिशत 10 था, लेकिन वर्तमान समय में ये 8%, क्योंकि आजकल ऐसी भूमि का उपयोग जो है कृषि कार्य में, उसमें खाद, उर्वरता क्षमता, उर्वरक पदार्थ वगैरह डाल करके उसे कृषि योग्य बनाया जाता है, इसलिए अब ये 10% से घट करके कितनी हो गई है, 8%। छठे नंबर पे आता है बंजर भूमि। बंजर भूमि, इसमें 2 प्रकार की भूमि सम्मिलित होती है, जिसमें कृषि की संभावना बहुत ही कम होती है और या फिर वो बंजर हो, पहाड़ी हो या गड्ढे हो, इस प्रकार की भूमि को भी हम बंजर भूमि के नाम से जानते हैं। दूसरी भूमि जो है भू संरक्षण की विधियों में उसे वानिकी और कृषि योग्य बनाया जा सकता है। ऐसी भूमि जिसमें पहले से कृषि का कार्य किया जाता था, लेकिन कुछ समय के बाद वो भूमि बंजर हो गई है और बढ़ती जनसंख्या के कारण, जैसे मैंने अभी बताया कि परती भूमि को अगर हम 3-4 वर्षों के लिए छोड़ दें तो वो परती भूमि बंजर भूमि में बदल जाती है। लेकिन अगर हम उस बंजर भूमि को फिर से कृषि योग्य बनाए, खाद और उर्वरक वगैरह डाल करके, तो उस भूमि का उपयोग जो है वो कृषि कार्य में किया जा सकता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण से आजकल ऐसी बंजर भूमि का उपयोग जो है वो कृषि कार्य में उसका उपयोग किया जा रहा है और अन्य कार्यों में भी ऐसी भूमि का उपयोग जो है किया जा रहा है। विगत 60 वर्षों में ये भूमि 21% से कम होकर के 10% हो गई है। बंजर भूमि का उपयोग कृषि के लिए या यातायात के लिए या फिर मनोरंजन के लिए या उद्योग धंधों के लिए, कारखानों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसलिए ये भूमि 21% से घट करके अब मात्र जो है वो 10% रहती है। इसके बाद है चराई भूमि। 7वें नंबर पे चराई भूमि, इसके अंतर्गत वो भूमि सम्मिलित की जाती है जो स्थायी चारागाह होते हैं। किसी भी प्रकार की चराई की यहाँ पे सुविधा होती है, ये चराई भूमि कहलाती है और यह भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए होती है और यहाँ पे पशुओं को चराया जाता है। जो जलावन के लिए लकड़ियां एकत्र की जाती है वो इसी क्षेत्र से ही प्राप्त की जाती है। भारत में 1950-51 से लेकर के 1970-71 तक इसमें वृद्धि हुई है। 2% से ये बढ़ करके 3% हो गई है। इस भूमि के कम होने से सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो गरीबों पर पड़ता है, क्योंकि गरीब परिवार जो है वो इसी पर आश्रित है। अपने पशुओं को चरा करके या कृषि कार्य जो उनके जीविकोपार्जन के लिए होता है, एकमात्र साधन जो है वो चराई भूमि का क्षेत्र ही होता है। चराई भूमि के कम होने के कारण जो है वो है अतिक्रमण। आजकल इन भूमियों का अतिक्रमण करके दूसरे कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे द्वारा भूमि अधिग्रहण और भू अधिग्रहण नियम 2013, इस विषय पे हम अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे। अभी मैंने जो भी पढ़ाया है उसको आप लोग अपना एक नोट्स तैयार कर लीजिएगा।